नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। तो जैसे कि मैंने इससे पहले आपको उत्तराखंड के भौगोलिक संरचना और विस्तार के बारे में बताया था, तो आज का मेरा विषय रहेगा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। और उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आज आपको H.C. खरकवाल के अनुसार बताऊंगा, क्योंकि मैं क्यों H.C. खरकवाल के अनुसार आपको उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने ही उत्तराखंड की भूगोल उत्तराखंड का जो भूगोल है वो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। तो मैं इसी को आधार मानते हुए आपको ये पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपने परीक्षावाणी में देखा होगा, उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है 8 आधारों पर बताया गया है, लेकिन वहीं H.C. खरकवाल जी ने इसको 5 आधार पर बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। तो H.C. खरकवाल के अनुसार धरातलीय या विषमता और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उत्तराखंड को 5 भौगोलिक प्रदेश के आधार पर बांटा गया है, जिसमें पहला मैदानी क्षेत्र, दूसरा तराई भाबर क्षेत्र, तीसरा शिवालिक क्षेत्र जिसे बाह्य हिमालय, और इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे शिवालिक क्षेत्र को हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं और इसको हम हिमालय का पाद भी कहते हैं, इसको हम हिमालय का उप हिमालय भी कहते हैं और हिमालय का पाद भी कहते हैं। इसके इतने नाम हैं। वहीं लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। वहीं महान हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। जैसे भी यहाँ पे लिखा है ट्रांस हिमालय, लेकिन इन्होंने ये 5 दिए हैं, 5 आधार पर बांटा गया है। वहीं ट्रांस हिमालय परीक्षा, अब मैं बात करता हूँ आपको परीक्षावाणी के आधार पर। परीक्षावाणी के आधार पर पहले में तो उसमें दिया है मैदानी क्षेत्र पे, दूसरा दिया है तराई क्षेत्र, फिर भाबर क्षेत्र, फिर दून क्षेत्र, फिर आपका शिवालिक क्षेत्र, फिर आपका लघु हिमालय क्षेत्र, फिर महान हिमालय क्षेत्र, फिर 8वां दिया है आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र। वो आपका परीक्षावाणी के अकॉर्डिंग है। जैसे कि आज अब हम शुरू करते हैं मैदानी क्षेत्र। उससे पहले मैं आपको एक बार मैप में बता देता हूँ। मैप में सबसे पहले हम दक्षिण से उत्तर की ओर देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैदानी क्षेत्र आपका यूएस नगर और हरिद्वार वाले रेंज पे मिलेगा। उसके बाद आपका तराई भाबर क्षेत्र आपका ये पूर्व से पश्चिम तक मिलेगा, जहाँ यूएस नगर से आपका हरिद्वार तक फैला हुआ है। उसके बाद आपका शिवालिक क्षेत्र भी हमारा पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। ये आपके 7 जिलों में, इससे अंदर शिवालिक श्रेणी के अंदर आपके 7 जिले आते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका मध्य हिमालय और उसके बाद महान हिमालय। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच एक रेखा है जिसको हम कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या कहते हैं इसको? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य भ्रंश रेखा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कौन सी रेखा है, या ऐसे पूछा जाता है मध्य हिमालय से शिवालिक हिमालय कौन सी रेखा के आधार पर अलग होता है। तो वो कौन सी होगी? हमारी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य भ्रंश रेखा। वहीं ऐसा भी पूछा जाता है महान हिमालय से मध्य हिमालय को अलग करने वाली रेखा। महान हिमालय से मध्य हिमालय को अलग करने वाली रेखा को कहते हैं मेन सेंटर थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय रेखा। अब हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्र की। मैदानी क्षेत्र वैसे सबसे कम मात्रा में, मतलब कम प्रतिशत में हमारे राज्य पे है। देखा ही होगा, हमारे राज्य में ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है। 86.93% आपका लगभग 86 आपका क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है। लगभग वैसे 13.7 है, ये आपका आता है वैसे मैदानी क्षेत्र, और पर्वतीय क्षेत्र आपका कितना हो गया? 86.93% है वैसे।
पर्वतीय क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र बहुत कम मात्रा में है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है ये काफ़ी उपजाऊ भी है। देखा होगा ये वाला रेंज काफ़ी उपजाऊ, हमारी खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ है। कृषि योग्य भूमि यहाँ ज़्यादा मिलती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि योग्य भूमि मिलेगी। जैसे मैदानी क्षेत्र में एक बार और देख लेते हैं इसको, फिर इसको शुरुआत इसी से करते हैं। मैदानी क्षेत्र ये हरिद्वार और यूएस नगर और में इसका विस्तृत क्षेत्र है। और उसके बाद यहाँ 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, खादर और बांगर। जो खादर है वो नवीनतम मिट्टी कहलाती है, नवीनतम मिट्टी होती है, और जो बांगर है वो आपकी पुरानी मिट्टी है। जैसे नदी बहा के लाती है मिट्टी को, तो उसमें क्या होता है, नदी नए नए जो मिट्टी लाती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, और जो नदी फिर अपना जो घाटी बेसिन बनता है ना, वो इसी के अकॉर्डिंग बनता है। उसमें आपको क्या मिलेगी, या तो खादर या बांगर। अब जो नदी के जो करीब वाला जो एरिया होगा उस पर आपको मिलेगी खादर, मतलब वो नवीनतम मिट्टी होगी। वही बांगर आपकी दूर, थोड़ा नदी तलहटियों से दूर। और अब इस वजह से क्या होता है, अब मिट्टी जिस एरिया में नदी के जो नज़दीकी एरिया होगा वो कौन सा होगा, खादर होगा ना। तो खादर के नज़दीकी तो आपका क्या आएगा, बाढ़ क्षेत्र होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्र है, वहाँ पे कौन सा आएगा आपका खादर। लेकिन ज़्यादा उपजाऊ भी यही होती है। और वहीं बांगर मिट्टी थोड़ा नदी घाटियों से दूर, वहाँ पे मिल रही है आपको बांगर थोड़ा इसकी अपेक्षा, वैसे तो दोनों आपको कृषि योग्य होंगे, लेकिन खादर की अपेक्षा बांगर कम उपजाऊ होती है। और ये पुरानी मिट्टी है और ये टीले बनाती है। कभी आपदा वगैरह आती है तो खादर से लोग बांगर की ओर भागते हैं। तो उसके बाद ये गंगा क्षेत्र हमारा हरिद्वार है, गंगा का मैदान यहीं पे है। उसके बाद आता है तराई भाबर क्षेत्र। तराई भाबर क्षेत्र हमारा पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। इसका जो विस्तृत क्षेत्र है वो 2 से 25 किलोमीटर है औसतन। इसका जो क्षेत्र है एक पट्टी नुमा आपको पूरे मिल रही है यहाँ पे, जो ये ब्लू से दिखाएगी हमारा तराई भाबर क्षेत्र है। सबसे पहले इसमें भी हम देखेंगे 2 भागों में, एक तराई और एक भाबर क्षेत्र। जो इससे सबसे पहले आता है तराई, मैदान के बाद तराई फिर भाबर आएगा। तो तराई क्षेत्र में क्या होता है, तराई क्षेत्र में ये उपजाऊ है, दलदली मिट्टी है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ काफ़ी फसलों के लिए काफ़ी अच्छा है, और इसी रेंज में शायद उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उपजाऊ है मैदानी के बाद। इसीलिए इसको खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बना है और आगे संभावना बनती भी है कि ये क्वेश्चन आए। उत्तराखंड में खाद्यान्न का कटोरा किसको कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे उसको, तराई क्षेत्र। और यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। अब पाताल तोड़ कुएं है क्या भाई, पाताल तोड़ कुएं, अब इसके लिए हम इस एक बार बांगर को जब पढ़ेंगे, भाबर क्षेत्र को, उसके बाद हम तराई क्षेत्र पे करेंगे। क्योंकि जो ये पाताल तोड़ कुएं हैं, जो भाबर क्षेत्र से जो ऊपर की नदियाँ क्या होती हैं भाबर क्षेत्र में अंतर्वाहिनी हो जाती हैं। तो अंतर्वाहिनी होने के कारण क्या होता है, वहाँ जो जमीनी स्तर पे है, धरातली स्तर पे तराई क्षेत्र में पानी अंदर होता है। तो वहाँ पाताल तोड़ कुएं मतलब आर्टिफिशियली रहता है, पानी अंदर रहता है, ज़्यादा गहराई में कम गहराई में खुदने से भी वहाँ पानी मिल जाता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, पाताल तोड़ कुएं। और इसको क्या कहा जाता है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको कहा जाता है खाद्यान्न का कटोरा। उसके बाद बात करते हैं भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र हमारे शिवालिक के दक्षिण में और तराई के उत्तर में स्थित है भाबर क्षेत्र। यहाँ नदियाँ अपने द्वारा जो भी कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े जो भी पत्थर है, वो सारे इसी एरिया में रहते हैं। जो कंकड़ पत्थर जितने भी अवसाद है बड़े बड़े, वो इसी एरिया में छोड़ती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नदी यहाँ पे अंतर्वाहिनी हो जाती है। नदी अंतर्वाहिनी हो जाती है तो क्या होगा, नदी अंतर्वाहिनी होगी तो जो हमारे जमीनी स्तर है, जो उसका धरातल है, वहाँ पानी की स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं रहती है, सतह पे नहीं बहती है, अंदर ही अंदर बहती है। कुछ किलोमीटर नीचे जाते हुए 10 से 20 किलोमीटर तक हमारा भाबरी क्षेत्र का विस्तार है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कि धरातली स्तर में अगर पानी होगा तो क्या होगा, ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, और पेड़ पौधे होंगे तो वन्य जीव होंगे। तो इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है वन्य जीवों का घर।
और ये इसमें कृषि उपयोगी नहीं है क्योंकि कृषि बहुत कम होती है। लेकिन एक क्वेश्चन और मेरे को आ रहा है, मतलब मेरे दिमाग में, तो आप लोग इसका आंसर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं। भाबर का विश्वकर्मा किसको कहा जाता है? उसके बाद शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र हमारा दक्षिण में भाबर क्षेत्र और शिवालिक के उत्तर में मध्य हिमालय स्थित है। इसके कई अन्य नामों से जाना जाता है, मैं इससे पहले बता भी चुका हूँ आपको। जैसे इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है और इसको उप हिमालय भी कहा जाता है। इसको और कहा जाता है आपका उप हिमालय, हिमालय का पाद भी इसको कहा जाता है। जो शिवालिक हिमालय है ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम हिमालय है और इसको नवीनतम हिमालय भी कहा जाता है। सबसे नवीनतम जो हिमालय की श्रेणी है वो शिवालिक है। इसकी जो ऊंचाई है, इन पहाड़ियों, जो शिवालिक हिमालय की रेंज में जो पहाड़ियाँ हैं, इनकी औसतन ऊंचाई 700 से 1200 मीटर तक है। और यहाँ भ्रंश कगार भी मिलते हैं, बड़ी बड़ी इसकी जो भ्रंश कगार है, जो घाटियाँ बनती है, वो बड़ी बड़ी संरचनाओं में मिलते हैं। और इसके दक्षिण में दून द्वार भी स्थित है। किसके? शिवालिक के दून द्वार में स्थित है। देखो मैंने बना रखी जो घाटी बना रखी है आपकी, जो दक्षिणतम है, इसको जो तीव्र ढाल है, शिवालिक की पहाड़ियों की जो दक्षिणी ढाल है वो उसमें तीव्र ढाल है और जो उत्तरी ढाल है उसमें सक्रिय है। इसको शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले शिवालिक का अर्थ होता है आपका, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो शिवालिक का अर्थ होता है शिव धन अलक। मतलब क्या होगा? शिव धन अलक। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो शिव की भौहें, जो आंखों की भौहें, उसी आकार पे हमारे यहाँ घाटियाँ भी मिलती हैं। इसको पुराणों में मैनाक भी कहा गया है। पुराणों में शिवालिक श्रेणी को क्या कहा गया है? मैनाक। जो शिवालिक रेंज है ये 7 जनपदों में फैली हुई है, जैसे चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल का दक्षिणी भाग, हरिद्वार का उत्तरी भाग और देहरादून का दक्षिणतम भाग और पौड़ी इसमें आते हैं। कौन कौन से? 7 जिलों में ये फैला है। जैसे यहाँ से देखिए, हम चंपावत का कुछ एरिया आता है आपका, अल्मोड़ा का उत्तर वाला जो रेंज है और नैनीताल का दक्षिणतम भाग, पौड़ी, टिहरी का कुछ एरिया आता है। उसके बाद देहरादून का जो दक्षिणतम बिंदु, हरिद्वार का दक्षिणतम उत्तरतम बिंदु, ये आपके 7 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ भूस्खलन भी ज़्यादा होते हैं। भूस्खलन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इसी रेंज पे आपका शिवालिक रेंज में भूस्खलन ज़्यादा होता है। और यही आपको क्या ज़्यादा क्या मिलेंगे? खनिजों की प्रधानता मिलती है। इस क्षेत्र में खनिज आपको ज़्यादा मिलेंगे, जीवाश्म आपको ज़्यादा मिलेंगे। कौन से? शिवालिक रेंज पे। और इस शिवालिक रेंज पे हाल ही में एक करंट का क्वेश्चन भी है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एशियाई हाथियों का घर। एशियाई हाथियों का घर जो है वो शिवालिक रेंज, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो उत्तराखंड सरकार ने बनाया हुआ था, उस पर इसको अभी हाल ही में निरस्त भी कर दिया गया है। तो बाकी अब करंट में जब पढ़ाऊंगा उस पर ये पूरा बताऊंगा। तो ये याद भी रखें, एशियाई हाथियों का घर भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताया जाएगा। धन्यवाद।